नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडो चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन नामक पाठ का 5वां अंश पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में हमने शिक्षा, धर्म और रोजमर्रा जीवन में फ्रांस की दखलंदाजी और वियतनाम के विरोध के बारे में जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फान बुई चाओ और फान चू ट्रिन के आधुनिकता को लेकर क्या विचार थे, और हम जानेंगे पूरब चलो आंदोलन के बारे में। हम वियतनाम के राष्ट्रवाद पर जापान और चीन के प्रभाव को भी समझेंगे। आइए अब हम इसे विस्तार में पढ़ें। दोस्तों, वियतनाम में विरोध तो विभिन्न प्रकार से हो रहे थे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, किंतु सभी राष्ट्रवादियों के सामने एक ही जैसे सवाल थे। मसलन, आधुनिक होने का क्या मतलब है? क्या आधुनिक बनने के लिए परंपराओं को पिछड़ेपन की निशानी मानना और पुराने विचारों को खारिज करना जरूरी है? जवाब कई थे। कुछ लोगों का मानना था कि हमें उपनिवेशवाद का मुकाबला करने के लिए वियतनाम की संस्कृति को मजबूत करना चाहिए, तो वहीं कुछ लोग मानते थे कि फ्रांस का विरोध करते हुए भी हमें पश्चिम की संस्कृति से कुछ सीख लेना चाहिए। 19वीं सदी के अंत तक उपनिवेशवाद का विरोध कन्फ्यूशियन विद्वानों और कार्यकर्ताओं के हाथों में था। फान बुई चाओ ऐसे ही एक नेता थे। वे राजतंत्र के समर्थक थे। उन्होंने 1903 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी नामक पार्टी का गठन किया, जिसका नेतृत्व राजकुमार कुआंग दे कर रहे थे। फान बुई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि चीन और वियतनाम में बहुत ही लोकप्रिय हुई। बाद में इस पुस्तक पर एक नाटक भी बनाया गया। इस किताब को उन्होंने लियांग किचाओ के सुझाव से लिखा था। यह पुस्तक दो विचारों पर केंद्रित थी। पहला, देश की संप्रभुता का नाश, और दूसरा, वियतनाम चीन को जोड़ने वाली संस्कृति का नाश। जिस प्रकार फान बुई चाओ आधुनिकता की पहली विचारधारा को दर्शाते थे, उसी प्रकार आधुनिकता की दूसरी विचारधारा को दर्शाते थे फान चू ट्रिन। फान चू ट्रिन फान बुई चाओ के विचारों के कट्टर विरोधी थे। वे राजतंत्र के खिलाफ थे और पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित थे। वे फ्रांस को वियतनाम से निकालने के लिए राजतंत्र की मदद नहीं लेना चाहते थे। वे पश्चिमी संस्कृति को पूर्णतः खारिज करने के विरोध में थे। वे वियतनाम में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। दोस्तों, फान बुई चाओ और फान चू ट्रिन के विचारों को अच्छे से पढ़ें आप। यह परीक्षा के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। आइए अब आगे बढ़ें। आइए आधुनिक बनने के अन्य तरीकों के बारे में जानें। प्रारंभिक वियतनामी राष्ट्रवादियों के जापान और चीन से काफी अच्छे संबंध स्थापित थे। इसीलिए वियतनाम ने जापान की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। 1907 से 1908 के बीच लगभग 300 विद्यार्थियों को जापान आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया, जिसे पूरब चलो आंदोलन का नाम दिया गया। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य फ्रांस को वियतनाम से भगाना और नियुग्म शासन को वियतनाम में फिर से स्थापित करना था। जापान पुलिस से बचने का आश्रय और
हथियारों की मदद का साधन बनकर सामने आया। किंतु 1908 में जापान के गृह मंत्रालय ने इन सभी गतिविधियों का दमन कर दिया, जिसके बाद विद्यार्थियों और फान बुई चाओ को पड़ोसी देशों चाइना और थाईलैंड में शरण लेनी पड़ी। दोस्तों, जापान और चीन ने वियतनाम का मनोबल बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई। जापान और चीन की सफलता वियतनाम के लिए मिसाल बनी। जापान आधुनिकीकरण के मार्ग पर तेजी से बढ़ रहा था। उसने अपने ऊपर पश्चिम द्वारा कब्जे करने की कोशिश को बखूबी नाकामयाब किया। 1907 में रूस के ऊपर विजय प्राप्त कर जापान ने अपनी सैन्य शक्ति का लोहा भी मनवा लिया। वहीं चीन ने भी लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के बाद 1911 में आखिरकार वहां शासन कर रहे राजवंश को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और वहां गणराज्य की स्थापना की। इन दोनों से प्रभावित होकर वियतनाम भी एक गणराज्य की स्थापना करने का सपना देखने लगा था। आइए देखें कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने आधुनिकता के भिन्न विचारों के बारे में जाना। हमने पूरब चलो आंदोलन की स्थापना और उद्देश्य के बारे में भी जाना। वह साथ ही हमने जापान और चीन की सफलताओं का वियतनामी राष्ट्रवादियों के मनोबल पर प्रभाव के बारे में जाना। आशा है कि यह अंश आपको अच्छे से समझ में आया। अगली वीडियो में हम वियतनाम में कम्युनिस्ट आंदोलन के उदय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।